हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है, बंधन है एंड अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 विद्युत रसायन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक सेल। जी हाँ दोस्तों, विद्युत रासायनिक सेल क्या है आज हम ये जानेंगे। क्या डैनियल सेल विद्युत रासायनिक सेल होता है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, वोल्टेज सेल क्या होता है, इन सभी सेलों के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। और डैनियल जो सेल होता है इसका हम एग्जाम्पल आपको देकर फुल इसको समझाएंगे। तो पूरा वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और समझिएगा। और आप अपने साथ पेन कॉफ़ी लेकर बैठें, क्योंकि कुछ चीज़ें जो नोट करने वाली होती हैं उनको आप नोट भी करिएगा। बाकी ये पूरा क्वेश्चन आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी करना वो आप करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। तो क्वेश्चन हमारा दोस्तों है विद्युत रासायनिक सेल क्या है। तो दोस्तों नाम है इसका क्या है, विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल। तो इसको यदि रासायनिक से स्टार्ट करें, किससे स्टार्ट करें, रासायनिक से। तो रासायनिक से क्या बना सर, रासायनिक से बना मेरे भाई रासायनिक ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। और यदि विद्युत से बात करें तो विद्युत से बना आपका विद्युत ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा मेरे भाई, विद्युत ऊर्जा। कोई दिक्कत। तो रासायनिक से रासायनिक ऊर्जा, विद्युत से विद्युत ऊर्जा। तो ये क्या है, विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल। सबसे पहले दोस्तों एक बात बताओ, सेल क्या होता है, सेल क्या होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप पकड़ेंगे पहले। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ, सेल और एक आपने सुना होगा बैटरी। एक आपने क्या सुना होगा, बैटरी। एक आपने सुना होगा सेल और दूसरा आपने सुना होगा बैटरी। तो आपको दोस्तों बता देता हूँ, बताओ सेल का उपयोग क्यों करते हो, बैटरी का उपयोग क्यों करते हो, बताओ। सेल का उपयोग हम रेडियो चलाने के लिए करते हैं, या हमारी जो दीवार वॉच होती है ना, उसको चलाने के लिए करते हैं, या हैंड वॉच होती है उसको चलाने के लिए करते हैं। वॉच को चलाने के लिए या रेडियो को चलाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, सेल का। उसी प्रकार इन छोटे मोटे उपकरणों को हमें चलाना है, जैसे हमारे कूलर को चलाना है, ठीक है, हमारे घर में फैन को चलाना है, कुछ छोटे मोटे बल्ब जलाना है, तो हम किसका उपयोग करेंगे, बैटरी। बैटरी मतलब इन्वर्टर। तो सीधी सी बात दोस्तों, इन सेल या जो बैटरी होती है, इन सेल या बैटरी का उपयोग हम किस लिए करते हैं, धारा के लिए। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए ही हम सेल या बैटरी का उपयोग करते हैं। जानते हो क्या, सेल या बैटरी का उपयोग विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए हम करते हैं। ओके, यही होता है ना हमारा। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ, सेल या बैटरी शब्द का ही मतलब जो निकलता है वो है विद्युत धारा। तो ध्यान रखना, सेल या बैटरी शब्द जो है इसका मतलब ही क्या है, विद्युत धारा। क्या है सर, विद्युत धारा। मतलब सेल या बैटरी का उपयोग हम विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए करते हैं। सेल या बैटरी का उपयोग विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए करते हैं। क्लियर हुआ। अब दोस्तों आपको बता देता हूँ, जो सेल या बैटरी होती है वो आपकी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की होती है। सेल या बैटरी कितने प्रकार की, दो। एक तो आपका होता है प्राथमिक सेल, और दूसरा होता है आपका द्वितीयक सेल। आपको फुल नॉलेज दे रहा हूँ, आप टेंशन मत लेना, बिल्कुल आप समझो। द्वितीयक सेल, तो प्राथमिक सेल और आपका द्वितीयक सेल। अब दोस्तों प्राथमिक सेल क्या होता है, तो दोस्तों प्राथमिक सेल एक ऐसा सेल होता है जो केवल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उस सेल को हम बोलते हैं प्राथमिक सेल। जैसे हमारे घर में दोस्तों जो एवर रेडी सेल आता है, कौन सा आता है, एवर रेडी सेल। अब बताओ इस एवर रेडी सेल का काम क्या है। इस एवर रेडी सेल का काम है या तो हम रेडियो चलाएंगे, या तो हमारे घर में जो घड़ी रखी है उसको चलाएंगे। और चलाने के बाद कुछ दिन बाद आपका वो सेल जो है ना खराब हो जाता है, कुछ दिन बाद आपका वो सेल वो खराब हो जाता है। तो आप बताओ, क्या उस सेल का आप फिर से उपयोग कर पाओगे, क्या आप उस सेल का फिर से उपयोग कर सकते हो, बोलो कर सकते हो का, नहीं, बिल्कुल भी उस सेल का फिर से उपयोग नहीं कर सकते। एक बार उपयोग कर लिया, सेल खराब हो गया, उसको आप फेंक दोगे, उसको आप क्या करोगे दोस्तों, फेंक दोगे, ठीक है।
तो ऐसा सेल जो केवल और केवल किसको, रासायनिक ऊर्जा को, किसको सर, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है आपका कहलाता है प्राथमिक सेल। कौन सा सेल, प्राथमिक सेल। क्योंकि सेल के अंदर होती है रासायनिक ऊर्जा, क्योंकि सेल के अंदर रासायनिक पदार्थ डला होता है, तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक सेल। और एक बार उपयोग करने के बाद इन प्राथमिक सेल का दोबारा उपयोग नहीं किया जाता। पर एक बार उपयोग करेंगे, दोबारा इनका उपयोग नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एक बार सेल खराब हो जाता है तो उसको हम फेंक देते हैं। ठीक है, तो हमारे घर में जो लगा है एवर रेडी सेल, ठीक है, तो ये जो आपके सेल हैं वो आपके कौन से सेल हैं, प्राथमिक सेल। और इसके दोस्तों और भी एग्जाम्पल हैं, है ना, जैसे आपका डेनियल सेल, जैसे आपका विद्युत रासायनिक सेल, ये प्राथमिक सेल है। जो हम पढ़ रहे हैं ना विद्युत रासायनिक सेल, ये भी आपका प्राथमिक सेल है। ठीक है, तो ध्यान रखना प्राथमिक सेल के उदाहरण क्या हो गए, विद्युत रासायनिक सेल, डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टीय सेल, ये सब के सब किसके उदाहरण है, प्राथमिक सेल के। अब बात आती है दोस्तों द्वितीयक सेल की। कौन सी सेल की, द्वितीयक सेल। तो द्वितीयक सेल मेरे भाई एक ऐसा सेल होता है जो पहले रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसको, जो रासायनिक ऊर्जा होती है इसको पहले क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, और देखो आपको पहले उदाहरण देता हूँ। हमारे मोबाइल की बैटरी हमने 100% चार्ज कर ली, तो हम क्या कर रहे हैं, फिर उस मोबाइल की बैटरी से मोबाइल चला रहे हैं, मतलब बैटरी से उसमें क्या आ रही है, धारा आ रही है, मतलब रासायनिक ऊर्जा किस में बदल आ रही है, विद्युत ऊर्जा में। और जैसे ही बैटरी हमारी मोबाइल की डिस्चार्ज हो जाएगी तो फिर से हम क्या करेंगे, उसको चार्ज लगाएंगे, मतलब विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेंगे, रासायनिक ऊर्जा। अब मोबाइल हम चला रहे हैं, उसमें क्या डाली है, बैटरी, तो रासायनिक ऊर्जा किस में बदला रही है, विद्युत ऊर्जा में। बदला रही है कि नहीं, बोलो हाँ या ना, बदला रही है ना। और जब हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाएगा, जब हमारे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो हम उसको चार्ज लगा देंगे, और जब चार्ज लगाएंगे तो विद्युत ऊर्जा किस में बदलाएगी, बैटरी में जाएगी, मतलब रासायनिक ऊर्जा में बदलाएगी, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में। मतलब मेरे भाई जो द्वितीय सेल होता है एक ऐसा सेल होता है जो क्या करता है, पहले रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में, और उसके बाद फिर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। समझ पा रहे हो कि नहीं एक एक बात को। ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को पहले विद्युत ऊर्जा में बदलता है और फिर विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में, उसे हम बोलते हैं द्वितीय सेल। क्या बोलते हैं सर, द्वितीय सेल। और इस सेल का हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो ऐसा तो नहीं करेंगे कि बैटरी को फेंक देंगे, दूसरी बैटरी लेके आएंगे बाजार से, है ना। और भाई आप लंबड़दार हो तो आप ऐसा कर सकते हो, है ना, मार्केट से जाओ 10-15 बैटरी ले आओ, एक खराब हो फेंक देना, दूसरी खराब हो फेंक देना, करते रहो, मुझे क्या प्रॉब्लम, है ना। बाकी ऐसा हम करते नहीं है, भले ही हमारे पास कितना भी पैसा हो। ठीक है, तो बैटरी द्वितीय सेल ऐसा हो जिसे हम चार्ज कर सकते हैं, ऐसा ही बोल, और इसे हम चार्ज नहीं कर सकते। एक बार फिर से सुनो, सेल या बैटरी क्या है, सेल या बैटरी शब्द का ही मतलब है विद्युत धारा उत्पन्न करना। ठीक है, तो सेल या बैटरी से हम विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। सेल या बैटरी दो प्रकार की होती है, प्राथमिक सेल और द्वितीय सेल। प्राथमिक सेल ऐसा होता है जो केवल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसका हम पुनः उपयोग नहीं कर सकते, मतलब इसको चार्ज नहीं कर सकते। और द्वितीयक सेल एक ऐसा सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, मतलब इसको हम चार्ज कर सकते हैं। जैसे कार की बैटरी, ट्रैक्टर की बैटरी, हमारे मोबाइल की बैटरी, ये सब क्या है, द्वितीय सेल है। क्या है, द्वितीय सेल। ठीक है, क्लियर हो गया मेरे भाई। तो प्राथमिक सेल और द्वितीय सेल। तो प्राथमिक सेल के एग्जाम्पल हमने देखे थे, क्या होता है, प्राथमिक सेल के एग्जाम्पल क्या देखे थे हमने, कि विद्युत रासायनिक जो सेल है वो कौन सा सेल है, प्राथमिक सेल है। तो आपको इतना याद रखना है कि विद्युत रासायनिक सेल कौन सा सेल है, प्राथमिक सेल, मतलब इसको हम चार्ज नहीं करेंगे, एक बार उपयोग करने के बाद इसको हम फेंक देंगे। ओके, चलो आ जाओ।
विद्युत रासायनिक सेल। तो हम सेल का मतलब समझ गए, धारा उत्पन्न करना, रासायनिक का मतलब रासायनिक ऊर्जा, और जो विद्युत लिखा है इसका मतलब विद्युत ऊर्जा। क्लियर? तो ये प्राथमिक सेल है, और प्राथमिक सेल का काम क्या है? रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलना? विद्युत ऊर्जा में। बिल्कुल यही काम है। तो मेरे भाई जो आपका विद्युत रासायनिक सेल है, एक ऐसा सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। आई होप आपके दिमाग में पूरा का पूरा ये फीड हो गया होगा, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलो अब आगे और चीज़ों को समझो। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, ये चीज़ मैंने आपको फुली समझा दी है। ठीक है, चलो तो देखो ये हम समझ गए कि विद्युत रासायनिक सेल क्या है, जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा। अब आगे समझो मेरे भाई, जो विद्युत रासायनिक सेल है एक ऐसा सेल होता है, कैसा सेल होता है? एक ऐसा सेल होता है जिसकी कार्यप्रणाली मतलब वो कार्य करने की प्रक्रिया, कार्य करने की क्या प्रक्रिया। तो एक ऐसा सेल है जिसकी कार्य करने की प्रक्रिया मतलब कार्य प्रणाली है, वो रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, ध्यान रखना, विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसा सेल है जिसकी कार्य प्रणाली रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित होती है। अब ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है मेरे भाई? तो मेरे भाई आपको बता देता हूं, रेडॉक्स अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया हमने 11वीं क्लास में पढ़ी थी। रेडॉक्स अभिक्रिया आपको 11वीं क्लास में पढ़ाई गई थी। क्या होती है रेडॉक्स अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया मेरे भाई एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और जिसमें अपचयन भी होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर? अब ऑक्सीकरण क्या होता है सर, अपचयन क्या होता है? एक बार याद दिला देता हूँ मेरे भाई। ऑक्सीकरण जिसमें इलेक्ट्रॉन दान किए जाते हैं, यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन दान करता है मतलब उस परमाणु पर ऑक्सीकरण होता है, और यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्या करता है भाई? ग्रहण करता है, तो उस पर क्या होता है? अपचयन। तो सीधी सी बात है, आप याद रखना, इलेक्ट्रॉन का दान करना ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसा सेल है जिसकी कार्य प्रणाली रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित होती है, मतलब इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर एक विशेषता दोस्तों ये है कि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अप्रत्यक्ष रूप से अलग अलग होते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन तो होता है, लेकिन ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अलग अलग पात्रों में होते हैं। जैसे मान के चलो इसमें देखो दोस्तों, दो पात्र हैं। किसमें पात्र दिख रहा है? दो। तो ऑक्सीकरण यदि यहाँ होगा तो अपचयन यहाँ होगा, यदि ऑक्सीकरण यहाँ होगा तो अपचयन यहाँ होगा। मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन अलग अलग पात्रों में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि इस वही पात्र में ऑक्सीकरण हो जाए और इसी पात्र में अपचयन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो ध्यान रखना है आपको बिल्कुल। विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसकी कार्य प्रणाली रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित होती है, अर्थात ऑक्सीकरण और अपचयन इसमें होते हैं, किंतु ऑक्सीकरण और अपचयन अप्रत्यक्ष रूप से अलग अलग पात्रों में होते हैं। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और आगे दोस्तों आपको ये बढ़ना है कि इस प्रकार का जो सेल है, आपको जो दिख रहा है ना विद्युत रासायनिक सेल, जो आपको दिख रहा है मेरे भाई, ये है आपका विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल ऐसा होता है जिसमें दो पात्र होते हैं, दो छड़ें लगी होती हैं, एक छड़ ये है और एक छड़ ये, और छड़ों को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। तो ये एक इलेक्ट्रोड और ये एक इलेक्ट्रोड। इन दोनों छड़ों के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य एक लगा होता है वोल्टमीटर, और इन दोनों पात्रों के मध्य एक यू आकार की नली लगी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? लवण सेतु। तो ये आपका होता है विद्युत रासायनिक सेल। अभी मैं आगे इसको समझा रहा हूँ, टेंशन बिल्कुल मत लो, पूरा समझाऊँ, ठीक है। तो इस प्रकार का जो सेल है मेरे भाई, इस प्रकार के सेल का जो निर्माण है सन 1780 में गैल्वनी तथा सन 1800 में वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसीलिए इस सेल को बोला जाता है गैल्वेनिक सेल या
गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल या डैनियल सेल। डैनियल क्यों हो जाता है? क्योंकि इस सेल का निर्माण डैनियल नामक वैज्ञानिक ने भी किया था। इस सेल का निर्माण डैनियल नामक वैज्ञानिक ने किया था सन 1800 के बाद, इसलिए इसको डैनियल सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों विद्युत रासायनिक सेल जो है ना, इसके एग्जाम्पल क्या है? गैल्वेनिक सेल, वोल्टेज सेल, डैनियल सेल। गैल्वेनिक, वोल्टी और डैनियल। अब ये गैल्वेनिक, वोल्टी और डैनियल ये क्या है सर? तो ये क्या है सर? विद्युत रासायनिक सेल। क्या है सर? ये विद्युत रासायनिक सेल। अब ये सर विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? तो मेरे भाई विद्युत रासायनिक सेल बता ही चुका हूं क्या होता है। तीनों सेल एक ही हैं, ध्यान रखना। वोल्टी, गैल्वेनिक और डैनियल तीनों के तीन एक ही हैं। इनकी कोई भी कार्य प्रणाली चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस नाम बस चेंज है, और तीनों के तीनों विद्युत रासायनिक सेल हैं। इसमें कोई भी परिवर्तन, कोई भी अंतर नहीं है मेरे भाई। तो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जो विद्युत रासायनिक सेल क्या है, क्या सब कुछ ये बहुत अच्छे समझ गए होंगे। तो दोस्तों इतना आप समझ गए हो कि डैनियल, वोल्टी और गैल्वेनिक तीनों एक ही है। बट दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन आता है कि डैनियल सेल क्या है, इसका चित्र बनाकर संरचना एवं कार्यविधि समझाइए, ये क्वेश्चन आपको मिलता है, तो आप क्या करोगे? तो आप दोस्तों हेडिंग डाल दोगे डैनियल सेल। क्या डाल दोगे? हेडिंग डैनियल सेल। अब देखो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ डैनियल सेल, समझो। तो मैंने हेडिंग डाल दी क्या? डैनियल सेल। अब आपसे क्या बोला गया है कि डैनियल सेल, एक सेकेंड, अब मेरे भाई आपसे क्या बोला गया है कि जो डैनियल सेल है, इस डैनियल सेल का चित्र बनाइए, संरचना और कार्यविधि बनाइए। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने डैनियल सेल, ये लिख दिया मैंने डैनियल सेल। तो मेरे भाई ये डैनियल सेल का डायग्राम है, ये डैनियल सेल का डायग्राम है, कोई दिक्कत? अब आपसे बोला गया कि आप वोल्टेज सेल बनाओ। कौन सा सेल बनाओ? वोल्टेज सेल। तो भाई ये वोल्टेज सेल का डायग्राम है। अब आपसे बोला गया कि सर गैल्वेनिक सेल बनाओ, तो सर गैल्वेनिक सेल का डायग्राम यही है। बस डैनियल, वोल्टी, गैल्वेनिक तीनों एक हैं, तीनों के डायग्राम सेम है, तीनों की संरचना सेम है और तीनों की कार्यविधि सेम है। बस डैनियल आया तो डैनियल चलने देना, वोल्टी आया तो डैनियल की जगह वोल्टी कर देना, और गैल्वेनिक आया तो डैनियल की जगह गैल्वेनिक कर देना, और विद्युत रासायनिक सेल आया तो भी यही है। समझ गए ना? तो एक सेल डैनियल सेल में कंप्लीट करा रहा हूँ, बाकी कोई सा भी आए आप इसको नाम चेंज करना और कंप्लीट कर लेना। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन आता है डैनियल सेल क्या है? तो बता दें डैनियल सेल एक विद्युत रासायनिक सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो मैं बता चुका हूँ। अब बात आती है इसके डायग्राम की, तो ये डायग्राम है। ठीक है, तो आप सुनो, समझो बहुत अच्छे से। तो देखो मेरे भाई डैनियल सेल होता है, इसमें दो पात्र होते हैं। कितने पात्र होते हैं? दो। एक पात्र ये है और एक पात्र ये है। ठीक है, एक पात्र में जिंक की क्षण डूबी है, तो ये देखो ये लिखा है जिंक, Zn। एक पात्र में जिंक की क्षण डूबी रहती है, दूसरी पात्र में कॉपर की क्षण डूबी रहती है। इन दोनों क्षणों को मेरे भाई हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं भाई? इलेक्ट्रोड। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? आगे बढ़ो। इन दोनों क्षणों को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ो। जिस पात्र में जिंक की क्षण डूबी रहती है उसमें जिंक सल्फेट का विलयन भरा होता है, ये भरा है, और जिस पात्र में कॉपर की क्षण डूबी रहती है उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भरा होता है। ओके, इन दोनों क्षणों को तार की सहायता से वोल्ट मीटर द्वारा जोड़ दिया जाता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? आगे दोस्तों क्या है? आगे क्या है? इन दोनों पात्रों के मध्य एक यू आकार की नली लगी होती है। क्या होती है भाई? एक यू आकार की क्या लगी होती है? नली, जिसमें KCl तथा NH4Cl, KCl होगा या NH4Cl का विलयन भरा होता है। क्या भरा होता है? विलयन। और ये विलयन होता है अर्धठोसीय। कैसा? अर्धठोसीय। ना ज़्यादा द्रव और ना ज़्यादा ठोस। जैसे आपका हमारे घर में कोलगेट टूथपेस्ट होता है, वो बताओ ठोस होता है क्या? नहीं। क्या द्रव होता है? नहीं। तो वो आधा ठोस है आधा द्रव है, मतलब सेमी सॉलिड है। सेमी सॉलिड, आधा ठोस आधा द्रव, सेमी सॉलिड अर्धठोसीय। तो KCl और NH4Cl का अर्धठोसीय पेस्ट भरा होता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? लवण सेतु। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? यू आकार की नली क्या है? लवण सेतु। अब दोस्तों एक चीज़ और समझो, जो लवण सेतु है, इस लवण सेतु का काम क्या है? तो आपको दोस्तों लवण सेतु के कार्य बता देता हूँ कुछ। तो लवण सेतु का काम यह है कि दोनों पात्रों को आपस में मिलने नहीं देता, पहला काम।
दोनों पात्रों को आपस में मिलने नहीं देता। पहला काम, ध्यान रखना क्वेश्चन को, काम देखना पहला। दूसरा, दोनों पात्रों की सांद्रता को बनाए रखता है। दोनों पात्रों की सांद्रता को परिवर्तित नहीं होने देता, परिवर्तित नहीं होने देता। ध्यान रखना, पहला पात्रों के विलयन को मिलने नहीं देता। दूसरा, दोनों पात्रों के विलयनों की सांद्रताओं को बनाए रखता है। तीसरा कार्य इसका ये है कि जब ये परिपथ पूर्ण हो जाता है तभी ये इस परिपथ में धारा प्रवाह होने देता है। यदि परिपथ पूर्ण नहीं है तब ये धारा का प्रवाह नहीं होने देगा। क्लियर? तो ये दोस्तों क्या है, इस लवण सेतु के क्या हैं, कार्य हैं। तो आपको ध्यान रखना, यू आकार की जो नली होती है इसे हम बोलते हैं लवण सेतु। ओके, विद्युत रासायनिक सेल में यू आकार की जो नली होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लवण सेतु। इतना क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलो, ये हो गया। तो मेरे भाई ये संरचना एक बार फिर से सुन लो। डैनियल सेल, इसमें दो पात्र होते हैं। एक पात्र में जिंक की छड़ डूबी रहती है, दूसरे पात्र में कॉपर की छड़ होती है। इन दोनों छड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। जिस पात्र में जिंक की छड़ होती है उसमें जिंक सल्फेट, और जिस पात्र में कॉपर की छड़ होती है उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भरा होता है। इन दोनों छड़ों को तार की सहायता से एक वोल्टमीटर द्वारा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? इन दोनों पात्रों के मध्य एक यू आकार की नली लगी होती है जिसे लवण सेतु कहते हैं। इसमें KCl और NH4Cl का सेमी सॉलिड अर्धठोसीय पेस्ट भरा होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं? बस इतना, ये संरचना हो गई। अब आती है कार्य, मतलब ये दोस्तों जो सेल है वो धारा कैसे प्रवाहित करेगा, धारा कैसे उत्पन्न करेगा। ये तो संरचना हुई, जो डायग्राम था उसको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बचा कार्य विधि। तो एक बार कार्य विधि को दिमाग लगा के फुल कंसंट्रेशन के साथ सुन लो। ओके भाई, एक बात बताओ, पहले एक बात बताओ, जैसे मेरे भाई मेरे पास ये एक पात्र है, मेरे पास क्या है, ये पात्र। क्लियर है? समझ गए? ये पात्र है। इस पात्र में दोस्तों मैंने भर दिया जल। क्या भर दिया मेरे भाई? जल भर दिया। ओके, और मैंने क्या किया, इस पात्र में जल भर दिया, और जल भर के मैंने क्या किया, मैं स्कूल गया और चोरी से एक चौक लेके आ गया। क्या लेके आ गया भाई? चौक। चौक जानते हो, बोर्ड पर लिखने के लिए चौक लेके आ गया। ये चौक है, ठीक है। और मैंने क्या किया, उस चौक को इस भरे पात्र में जो जल था उसमें इसको डुबा दिया, उसमें इसको डुबा दिया। तो क्या बोलते हो अब, क्या होगा, क्या होगा, क्या बोलते हो, क्या होगा? तो आप बोलोगे सर जैसे ही हम इस पात्र में चौक को डुबाएंगे तो चौक घुलने लगेगी, चौक घुलने लगेगी। क्या ऐसा होगा? बोलो, होगा? बिल्कुल सर, ऐसा ही होगा, चौक घुलने लगेगी। क्लियर? चौक घुलेगी। क्लियर हुआ? ओके, चौक घुलेगी। अब मेरे भाई मैंने आगे किया क्या, मैं एक पात्र था, इस पात्र में मैंने जल भर दिया। मैंने क्या भर दिया? इस पात्र में जल, और इस जल में मैंने लाल कलर डाल दिया। कौन सा कलर डाल दिया? लाल कलर डाल दिया, लाल कलर डाल दिया। और मैंने मेरे भाई इसमें क्या डाल दी? एक चौक। क्या डाल दी? चौक। तो सफ़ेद कलर की जो चौक होगी वो कैसी हो जाएगी? लाल कलर की। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कौन सा विलयन डाला है? लाल कलर। तो यहाँ पर देख रहे थे चौक घुल रही थी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लाल कलर था वो चौक से चिपक गया, चौक से चिपक गया। घुल रही थी मतलब, कहने का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दान किए जा रहे थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दान किए जा रहे थे, और यहाँ पर जो लाल कलर था वो चौक से चिपक गया, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? ग्रहण किए जा रहे हैं। तो सीधी सी बात, कहने का, समझाने का तात्पर्य मेरा इतना सा है दोस्तों, यदि किसी क्षण को किसी विलयन में डुबाएंगे, यदि किसी क्षण को किसी विलयन में डुबाएंगे तो उस क्षण द्वारा या तो इलेक्ट्रॉन दान किए जाएंगे, या तो इलेक्ट्रॉन दान किए जाएंगे, या उस क्षण द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे। ओके, बोलो क्या बोलते हो? क्या समझ में आया? जो मैंने बोला, मैंने जो समझाया, क्या वो समझ में आया? बोलो भाई, आया? बिल्कुल सर, आ गया। जब किसी क्षण को विलयन में डुबाएंगे तो या तो दान किए जाएंगे इलेक्ट्रॉन, या ग्रहण किए जाएंगे। नहीं समझ में आया, थोड़ा सा वीडियो पीछे कर लो, फिर से समझ लो, इसको पूरा समझ में आएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ कार्यविधि पे। तो कार्यविधि डाल दो हेडिंग। ओके, हम जानते हैं एक पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन भरा होता है जिसमें जिंक की छड़ डूबी होती है। थ्योरी को बिल्कुल मत देखो भाई, अभी थ्योरी को बिल्कुल मत देखो, पहले यहाँ समझो, पूरा समझ लो।
हम जानते हैं एक पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन भरा होता है जिसमें जिंक की क्षण डूबी रहती है, वो डूबी रहती है। बोलो अब भाई आप ये बताओ, जिंक की क्षण जब जिंक के विलयन में डूबे है तो क्या जिंक घुलेगा नहीं? घुलेगा नहीं। तो बिल्कुल सर जिंक घुलेगा, बिल्कुल सर जिंक घुलेगा। तो मेरे भाई जब जिंक की क्षण जो है जिसमें क्या लगा हुआ है, जिंक, जिंक की क्षण है तो उसमें क्या होगा? जिंक होगा ना, क्या होगा? जिंक होगा। तो जिंक की क्षण जिंक सल्फेट के विलयन में डूबी है तो जिंक घुलेगा, जिंक घुलेगा। और जब जिंक घुलेगा तो कहाँ आएगा? विलयन में। कहाँ आएगा? विलयन में आएगा मेरे भाई। जब जिंक घुलकर विलयन में आएगा तो आप जानते हो मेरे भाई Zn जो है ना वो कितने इलेक्ट्रॉन का दान करता है? 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है, इसलिए इस पर क्या आता है? 2+। क्या आता है? 2+। तो मेरे भाई जब जिंक घुलेगा तो जिंक घुलेगा तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस क्षण को ही दे देगा। किसको दे देगा? इस क्षण को ही दे देगा। और 2 इलेक्ट्रॉन क्षण को देकर ये जो जिंक भाई है वो आपका Zn2+ के रूप में विलयन में आ जाएगा। Zn2+ के रूप में विलयन में आ जाएगा। समझे कि नहीं? जब जिंक घुलेगा तो जिंक विलयन में आएगा। और जिंक विलयन में कब आएगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा? क्षण को। क्षण को ही देकर 2 इलेक्ट्रॉन विलयन में आ जाएगा, मतलब Zn2+ के रूप में विलयन में आएगा। अब मेरे भाई थोड़ा बहुत तो जिंक है नहीं है, पूरी की पूरी क्षण जिंक की है। तो पूरा का पूरा जो क्षण में जिंक है वो पूरा का पूरा जिंक घुल के कहाँ आएगा? विलयन में। कहाँ आएगा? विलयन में। तो ये क्रिया कब तक चलेगी? बताओ कब तक चलेगी? जब तक कि पूरा जिंक घुलकर कहाँ ना आ जाए? विलयन में ना आ जाए, तब तक ये क्रिया चलती रहेगी। और इस क्रिया में क्या होगा? जिंक 2 इलेक्ट्रॉन क्षण को देगा। तो ऐसा कई बार होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत जिंक नहीं है, बहुत सारा जिंक है, तो कई बार होगा। और कई बार 2-2 इलेक्ट्रॉन देकर, मतलब एक आयन 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो बहुत सारे आयन होंगे, तो बहुत सारे आयन 2-2 इलेक्ट्रॉन दान करेंगे तो यहाँ भाई बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। और जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, तो इसके अंदर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। और उस विभवांतर के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो तार की सहायता से कहाँ जाएंगे? वो तार की सहायता से जाएंगे कॉपर क्षण पर। ये आपकी कॉपर की क्षण है ना, कॉपर क्षण पर। और वो इलेक्ट्रॉन जो है ना कॉपर क्षण पे आके जमा हो जाएंगे, कॉपर क्षण पे आकर जमा हो जाएंगे। मतलब कॉपर क्षण क्या करेगा? उन इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ पर आप देखना थोड़ा सा, जिंक क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन दान कर रहा था। और वो इलेक्ट्रॉन दान किए हुए तार की सहायता से आए और कॉपर ने क्या किया? उनको ग्रहण कर लिया। जिंक ने दान किया, कॉपर ने ग्रहण कर लिया। तो आपको अभी बताया था जो दान करता है वहां पर ऑक्सीकरण होता है, और जो ग्रहण करता है वहां पर क्या होता है? अपचयन। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर क्या हुआ? देखो दोस्तों, जिंक क्षण पर क्या हुआ? ऑक्सीकरण। ये लिखा मैंने, ऑक्सीकरण, ठीक है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दान किए। आप बताओ कॉपर पर क्या हुआ? अपचयन। तो कॉपर क्या हो गया? अपचयन। तो एक बार ऑक्सीकरण हो गया और यहाँ पर क्या हो गया? अपचयन। और ऑक्सीकरण और अपचयन से क्या बन गई? रेडॉक्स अभिक्रिया बन गई ना, वही बताया था, रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण और यहाँ पर अपचयन, यहाँ ने इसने इलेक्ट्रॉन दिए और इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो तुरंत इस सेल में आ जाएगी धारा। जब ऑक्सीकरण और अपचयन होता है तो उसके कारण धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इस सेल में क्या आ जाएगी? धारा। और ये जो सेल जो है ना धारा प्रवाहित करने लगेगा, और वो धारा इस वोल्ट मीटर की सहायता से हम देख सकते हैं कि कितनी धारा इसमें आ रही है। मेरे भाई मुझे तो लगता है कि आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो एक बार और सुन लो, और आप थ्योरी को एक बार वीडियो को रोक के पूरा थ्योरी पढ़ लो, जो मैंने समझाया थ्योरी पढ़ लो और फिर आके समझ लो, ठीक है। चलो देखो समझो एक बार। हम जानते हैं एक पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन भरा होता है जिसमें जिंक की क्षण डूबी रहती है। तब जिंक की क्षण घुलती है और जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्षण पर को ही देकर Zn2+ के रूप में विलयन में आ जाता है। यह क्रिया चलती रहती है जब तक कि पूरा जिंक घुलकर विलयन में न आ जाए। इस प्रकार
इस प्रकार जिंक क्षण पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाता है और एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन कॉपर क्षण की ओर जाने लगते हैं और कॉपर क्षण द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए जाते हैं। इस प्रकार जिंक पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, और कॉपर पर क्या होता है, अपचयन। तो और सेल में धारा उत्पन्न हो जाती है और धारा प्रवाहित करने लगता है। तो ये भाई इसकी कार्यविधि है। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा सा काम और बचा है अभिक्रियाओं का। यहाँ पर जो अभिक्रिया बनेगी वो लिखेंगे और यहाँ पर जो अभिक्रिया बनेगी वो लिखेंगे। ओके, सुनो, तो हेडिंग डाल दो आप, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर, रासायनिक अभिक्रिया, इसको आप पढ़ो समझो। तो देखो ये आपका ऑक्सीकरण है, ये आपका भाई क्या है, ऑक्सीकरण है। और ध्यान रखना ये जिंक का, ये आपका काम करेगा एनोड का। ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं आपको पहले बता नहीं पाया, ये एनोड का काम करेगा और ये करेगा कैथोड का काम। किसका काम करेगा, कॉपर की क्षण कैथोड होगी और जिंक की क्षण होगी एनोड, और ये आपका रहा कैथोड। क्लियर है, थोड़ा सा आप मिस्टेक कर गया था, मैं आपको नहीं बता पाया था, बट आप ये देख लो। ठीक है, चलो, यहाँ पर ऑक्सीकरण, यहाँ पर अपचयन। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया तो हम देखेंगे एनोड पर, एनोड पर। ओके, देखो एनोड जिंक का है और यहाँ पर क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन दान किए। कितने इलेक्ट्रॉन दान किए, 2, और 2 दान करके क्या बन गया, Zn2+। मतलब एनोड पर क्या हुआ, जो जिंक की क्षण थी, इस जिंक की क्षण ने कितने इलेक्ट्रॉन दान किए, 2 इलेक्ट्रॉन दान किए। एक बात याद रखना, दान हमेशा एरो के इस तरफ होते हैं और ग्रहण हमेशा एरो के इस तरफ होते हैं। ठीक है, तो जब Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन दान किए तो Zn क्या बन गया, Zn2+ के रूप में। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, नहीं। क्या बस Zn पर इतना ही हुआ, और कुछ हुआ, बिल्कुल सर और कुछ नहीं हुआ। ये इलेक्ट्रॉन चलेगा यहाँ और इन इलेक्ट्रॉन को कौन ने ग्रहण कर लिया, कॉपर ने। कहाँ पर, कॉपर। तो कॉपर क्या है, कैथोड है, तो यहाँ पर लिख दो कैथोड पर, कैथोड पर। ओके, तो कैथोड पर क्या है भाई, Cu2+। देखो आपको पता है कैथोड क्या है, कॉपर। क्या है, कॉपर। और जब भाई एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो क्या बन जाएगा, 2+ बन जाएगा। मतलब कैथोड क्या है, कॉपर का है और जिस पर 2+ होता है। ठीक है, तो Cu2+ क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उनको ग्रहण कर लेगा। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ दान किए गए वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचे, यहाँ, और Cu2+ उन इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ग्रहण, और ग्रहण करके क्या बन जाएगा, Cu। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन दान किए थे उसने ग्रहण कर लिए ये, तो ग्रहण करके क्या बन गया, Cu। तो ये बन गया Cu और यहाँ पर ये बन गया Zn+। ये एनोड पर हुआ और ये कैथोड पर हुआ। अब हमें क्या करना दोस्तों, इसकी संपूर्ण अभिक्रिया लिखनी होती है, संपूर्ण अभिक्रिया, संपूर्ण अभिक्रिया। तो संपूर्ण अभिक्रिया में कुछ एनोड पर होता है और कुछ कैथोड पर होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों को जोड़ना है। एरो के इस तरफ वाले को इस तरफ से जोड़ देना और इस तरफ वाले को इस तरफ से जोड़ देना। ठीक है, तो इस तरफ क्या है, Zn है, और इसमें इस तरफ क्या है, Cu2+ और ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एरो इस तरफ क्या है, Zn2+, 2 इलेक्ट्रॉन और ये Cu। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन चाहो तो आप काट सकते हो। तो क्या बनेगा, Zn Cu2+ और यहाँ क्या बन जाएगा, Zn2+ और ये आपका Cu। तो ये आपकी संपूर्ण अभिक्रिया हो गई। तो पूरा विद्युत रासायनिक सेल बहुत अच्छे से क्लियर किया भाई। अगर आप 30 मिनट मेरे साथ जुड़े हो तो सेल और विद्युत रासायनिक सेल से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब भाई एक चीज़ और मैं आपको एडवांस दे रहा हूँ एक टिप के रूप में। तो क्वेश्चन यदि आपसे आता है लवण सेतु क्या है, तो लवण सेतु के बारे में भी हम जान चुके, समझ चुके। तो ये लवण सेतु स्क्रीन पर आ रहा है, आप पढ़ लो, समझ लो और कॉपी में लिख दो। ये हमारी टिप है आपके लिए, ये हमारी टिप है, इसको भी आप कंप्लीट कर लो। तो एक क्वेश्चन के साथ एक फ्री क्वेश्चन आपको मिला है, इसको कंप्लीट कर लो। बहुत अच्छे से समझ गए होगे। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।